एक ऐसा बड़ा चैलेंज जो आपको लगता है कि वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में अगले 3 साल में आएगा? आज पूरे वर्ल्ड में लॉजिस्टिक कॉस्ट जनरली लोग मानते हैं 7 से 8% रहेगा प्रोडक्ट का, जो कि इंडिया में है 12%। तो आप समझ सकते हैं कोई प्रोडक्ट जहां हम लोग कट थ्रोट कंपटीशन में चाइना से हैं, जहां वो क्वालिटी भी कम करके प्राइस कम कर देते हैं। इंडिया बेसिकली एक अच्छी बात है, क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर हम इसको नहीं कम्पीट कर पाए तो ये फिर नेगेटिव काम कर सकता है। तो क्या पॉसिबल एसेट क्लासेस है जहां से अच्छी रीजनेबल रेंटल इनकम जनरेट की तो कमर्शियल में है, शोरूम्स हैं, ऑफिसेज आप मान के चलिए मोटा मोटी 5-6% का आपको रिटर्न देते हैं। शोरूम्स आपको 7% का आपको रिटर्न देते हैं। शोरूम्स में आपको एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं। वेयर हाउस पर करीब 10% 11% का आरओए बैठता है। अगर मुझे ग्रोथ सेंटर्स आइडेंटिफाई करने आज इंडिया में, तो मैं किस तरीके से देखूंगी कौन से स्टेट्स, माइक्रो लोकेशंस है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो भाई आपके वाले बात पे आते हैं। शेयर में पकड़े लार्ज कैप, हाँ। मिड कैप और स्मॉल कैप। सिलेक्ट कैसे करूँ कौन सी लोकेशन में मेरे को इन्वेस्ट करना है? तो जो भी शहर का मेजर एयरपोर्ट हो उससे 1 घंटे की दूरी पे हो और टोल के बाद सबसे ज्यादा अपने को लैंड अप्रिसिएशन वहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा टेनेंट्स वहाँ मिलेंगे। जो टेनेंट्स इंडस्ट्रियल को यूज करते हैं उनके माइंड में कैप है कि इस नंबर से ऊपर जाना ही नहीं है पर स्क्वायर फीट। अभी एक बात समझो कि जब भी अपने को ट्रांसपोर्टेशन पकड़ते हैं, छोटा पकड़ते हैं, तो मेजर कंपोनेंट लोडिंग अनलोडिंग होती है जी। मेजर कंपोनेंट ट्रैवल कॉस्ट होता ही नहीं। तो हाउ वुड एन Amazon, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, जो सबसे बड़े वेयर हाउस यूजर्स हैं इंडिया के, वो कैसे सोचते हैं वेयर हाउस स्ट्रेटजी को? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Amazon। पैसिव इनकम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर तरीका है रेंट। हम सब जानते हैं, हमारे जितने बुजुर्ग हैं या सीनियर लोग हैं वो कोशिश करते थे कि एक घर बन जाए, एक मकान बन जाए, एक दुकान बन जाए, वहां से भाड़ा आने लग जाए। तो ये जो पैसिव इनकम है ये रेजिडेंशियल से बन सकती है, कमर्शियल से बन सकती है, इंडस्ट्रियल से बन सकती है। और हर एसेट क्लास का बिहेवियर डिफरेंट होता है, रिटर्न्स के रेट डिफरेंट होते हैं। तो आज की चर्चा में हम जानने वाले हैं कि ये जो एसेट क्लास जिसकी आज हम बात करेंगे, जो कि इंडस्ट्रियल और वेयर हाउस है, वो एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म बन चुका है पिछले 5 से 7 सालों में अच्छी पैसिव इनकम बनाने के लिए और कैपिटल में ग्रोथ देने के लिए भी। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर आलोक बाजोरिया से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गणेश कॉम्प्लेक्स के। इनका 15 साल से ज्यादा का वेयर हाउसिंग का एक्सपीरियंस है। इनकी कंपनी ने आज तक 5 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा डिलीवर किया है और अभी 10 मिलियन स्क्वायर फीट के इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आज की इनकी चर्चा में हम बहुत डीप गए। हमने वेयर हाउसिंग मार्केट को, इंडस्ट्रियल मार्केट को समझा है। अगर आप एक निवेशक हैं तो कितना मिनिमम टिकट साइज लगेगा आपको इस मार्केट में एंटर करने के लिए, उसको समझा है। रिटर्न्स कैसे बनते हैं, क्या रिस्क्स हैं, कंपाउंडिंग कैसे होती है, ग्रोथ कितनी मिलती है, ओवरऑल रिटर्न्स कितने बन सकते हैं, कंपनीज जो वेयर हाउस लगाती हैं वो कैसे सोचती हैं, वो लोकेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करती हैं, और आप इस वेयर हाउस की ग्रोथ जर्नी में, भारत की ग्रोथ जर्नी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने कंप्लीट एंड टू एंड चर्चा करी है। आज का जो सेशन है वो एक कंप्लीट मास्टर क्लास है कि आप पैसे कैसे बना सकते हैं इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके। तो चलिए पेपर पेन निकाल लीजिए, बैठ जाइए। कैलकुलेशन हैवी है, डेटा स्ट्रांग है, पर वैल्यू बहुत मिलेगी। पैसिव इनकम का एक अलग नजरिया मिलेगा। पर आगे जाने से पहले आप में से सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि आप तक ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आता रहे। आइए मिलते हैं मिस्टर आलोक बाजोरिया से। आलोक जी, थैंक यू सो मच, आप संजय कतुरिया पॉडकास्ट पे आए। आपके साथ कलकत्ता में मीटिंग हुई थी, बहुत मजा आया था, बहुत आपकी टीम भी है वहां पे, बड़ा अच्छा लगा। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट, पैसिव इनकम। हमारी पूरी ऑडियंस को पैसिव इनकम बहुत पसंद है। पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट रेंटल हमेशा से सदाबहार एक सोर्स रहा है। और उसमें जो रेजिडेंशियल रेंटल है उसकी वैल्यू बड़ी कम होती है, 2% 3%। पर और भी एसेट क्लासेस है, तो क्या पॉसिबल एसेट क्लासेस है जहां से अच्छी रीजनेबल रेंटल इनकम जनरेट की जा सकती है? देखिए, अगर अपने पकड़े तो एक तो कमर्शियल में है, शोरूम्स हैं, और एक है ऑफिसेज। अच्छा, शॉप्स एंड, हाँ, शॉप्स एंड ऑफिसेज। एक दो तो ये हो गए, मतलब कमर्शियल में भी 2 क्लासिफिकेशन अपने थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, और एक हो गया इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल पे जाने से पहले अपने आते हैं कमर्शियल पे। कमर्शियल पे जो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज आप मान के चलिए मोटा मोटी 5-6% का आपको रिटर्न देते हैं। कोई कोई जगह पे अगर आपके प्रीमियम से थोड़ा सा अलग जगह पे है तो आप ये मान के चलो 7-8% भी दे सकते हैं। शोरूम्स आपको 7% का वो देते हैं, बट शोरूम्स में आपको एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं होती। ओह अच्छा, वाई सो? क्योंकि शोरूम जब भी बिकता है ना, तो कोई भी बिल्डर जब भी शोरूम बेचता है तो वो अपने सबसे हाईएस्ट प्राइस पे, जो उसका एकदम कैश काउ है, तो हाईएस्ट प्राइस पे बेचता है। तो शोरूम का जो प्रीमियम होता है वो पहले ही ले लेता है। पर फिर बायर सोचता नहीं है कि मैं पहले इतना प्रीमियम दे रहा हूं, मैं शायद उसका रिटर्न्स नहीं बना पाऊंगा, या वो कुछ वैनिटी होती है, मेरी दुकान है इधर? हाँ, बेसिकली वो यही सोचता है कि वो एक, जैसे किसी का पेट्रोल पंप है ना,
वैसे वो बोलता है ये मेरा शोरूम वहाँ पे है, या मैंने इस यहाँ पे गोल्ड जिम है मेरा, ये मैंने गोल्ड जिम को रेंट लगा रखा है। तो ये उसके मतलब उसमें आया था कि अच्छा हाँ, कि मतलब बताने के लिए एक चीज होती है रिटर्न यहाँ, ईगो, हाँ रिटर्न ऑन ईगो, रिटर्न ऑन ईगो एसेट है ये। ये बहुत ठीक। काम करता है ये वर्ड। अच्छा है। इसके अलावा आपने अगर पकड़े तो ऑफिस में जो ऑफिस के प्राइस बढ़ते हैं वो बहुत नॉमिनल है, बहुत कम बढ़ते हैं। क्योंकि उसका कारण ये है कि ऑफिस का जो स्पेस होता है ना, मतलब जो भी अपने एरिया डिसाइड करते हैं, जैसे अगर बॉम्बे पकड़े तो बॉम्बे में कोई टाइम पे नरीमन पॉइंट ऑफिस का स्पेस था, वहां एक ऊपर आया और वो काफी दिन तक प्लेटू रहा, और उसके बाद आज भी वही प्राइस है। और सेम प्राइस बीकेसी अगर पकड़े, पूरी ऑफिस स्पेस चेंज होकर बीकेसी है, तो ये ऑफिस का एरिया चेंज होता रहता है, और ऑफिस का जो प्राइस है वो एक पॉइंट पे आके प्लेटू हो जाता है कि लोग उससे ऊपर की ऑफिस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गॉट इट। जैसे आपने सही कहा, बॉम्बे में पहले नरीमन था, फिर बीकेसी था, फिर अंधेरी ईस्ट हुआ, हाँ, अब वो गोरेगांव हो गया, बोरिवली हो गया, तो और पीछे जाए और जा रहा पीछे है। जाते जा रहा है, क्योंकि लोग को ऑफिस का एक प्राइस है, हाँ, भाई मेरे को पर सीट का ये कॉस्ट आना चाहिए। Got it. उससे जैसे ही थोड़ा ज्यादा होता है लोग सोचते हैं चलो एक स्टेप बैक कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। तो ऑफिस के स्पेस के साथ ये है। अब आते हैं अपने इंडस्ट्रियल पे। इंडस्ट्रियल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया इंडस्ट्रियल में जो वेयर हाउसिंग है, क्योंकि वेयर हाउसिंग भी इंडस्ट्रियल प्लॉट पे ही बनता है, तो अपने उसको इंडस्ट्रियल ही मानते हैं। गॉट इट। और एक हो गया जो किसी ने अपनी इंडस्ट्री लगा दी, तो इंडस्ट्री में कोई अपनी इंडस्ट्री लगाया तो अपना बिजनेस कर रहा है, उसको तो अलग पकड़ते हैं। और एक है जिसने वेयर हाउस बनाया। तो अब जो कोई वेयर हाउस बनाता है, तो वेयर हाउस पे आप मान लीजिए मोटा मोटी अपने पकड़ के चलते हैं करीब करीब 10% 11% का आरओए बैठता है। ओ, मतलब कमर्शियल में बैठ रहा है 6 से 7% 7%, और यहाँ 11%। हाँ 11%, 4% का अल्फा है। हाँ। और दूसरा एक बहुत बड़ा खासियत है कि जो इंडस्ट्रियल लैंड होती है वो क्योंकि शहर से थोड़े दूर होती है और शहर के काफी पास भी होती है। ओके। दोनों बात है, मतलब ये अपने मानते हैं इंडस्ट्रियल लैंड जो एक प्रोमिनेंट वेयर हाउसिंग पार्ट होता है जिसमें बड़े वेयर हाउस बनते हैं, तो अपने ये बात मानते हैं कि वो एयरपोर्ट से करीब करीब 1 घंटे की दूरी पे होता है। हाँ, तो वो 1 घंटे की दूरी पे ही वो वेयर हाउस का एक बड़ा चंक होता है जहां से पूरा शहर सर्विसेबल गॉट इट। ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो वहां जो प्राइस बढ़ती है ना, वो क्योंकि शहर एक्सपेंड करता है, तो 8-10 साल में वो शहर के पार्ट ही बन जाता है। ओह, तो उसका जो प्राइस बढ़ने का है, राइट। फिक्स 10% मिनिमम तो है ही। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ये बात करते करते ना मैं थोड़ा सा विजुलाइज कर रहा था। मैं बॉम्बे रियल एस्टेट में था, तो 2011-12 में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो पहले लगी थी वो ऑक्शन के लिए आई कि हम लोग को अपनी जगह बेचनी है। और उस टाइम तो हम देखते थे कि वो इंडस्ट्रियल प्लॉट थे, हम उनको रेजिडेंशियल कन्वर्ट कराते थे, I2R जिसे हाँ। प्रोसेस कहते हैं। और वो जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, अब वहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन गई हैं और ये सब हो गया है। तो यही तो उसका खासियत है। मतलब जो आज आप इंडस्ट्रियल प्लॉट लिए, 10 साल तो पहले आपने उससे आरओआई कमाई, जी। और 10 साल में वो प्राइस हो गया कि अगर आपको एग्जिट करना है तो एक हेफ्टी अमाउंट मिलेगा। बट अगर आपने 15-20 साल रख लिया तो वो शहर के बीचों बीच आ गई, ओ जो राइट, तो जैसे उसमें अंधेरी में जो हाँ, एप्रिसिएशन है वो तो मतलब अलग लेवल माइंड बॉगलिंग होगा। नाइस। बहुत ज्यादा। क्योंकि शहर से 1 घंटे की दूरी पर अगर आपकी कोई लैंड है, तो आप ये मान के चलो अनदर 10 ईयर्स में या तो वहां नया एयरपोर्ट आ जाएगा, जी, उसी शहर का एक नया एयरपोर्ट आ जाएगा, या आप मान चलो वो एकदम शहर के बीचों बीच हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे नवी मुंबई, नहीं, नवी मुंबई में ये हुआ, एयरपोर्ट आ गया, हाँ, जेवर, जेवर वहां पे एक एयरपोर्ट एयरपोर्ट आ आ गया। गया। दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सर, अगर हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के बीच में वापस आ जाएं, तो फ्रॉम अ इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट कौन सी चीज में एंट्री लेनी इजी है? हाँ, अब अगर ये पकड़ें, अगर इंडस्ट्रियल पार्क दो तरह के हैं। एक है जो गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने काटे थे और गवर्नमेंट आज भी बेच रही है। तो उसमें कुछ ही स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट आज बेच रही है, ओके। बाकी सारे गवर्नमेंट ने अभी इंडस्ट्रियल पार्क काटने बंद कर दिया। अच्छा, तो कौन कौन से वो स्टेट्स है जहां भी एक्टिव है वो? जहां एक्टिव है गवर्नमेंट, ये अपने मान सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट है ओके। जहां वो एक्टिव है। हाँ, बट वो जो मेन शहर है वहां पे अब नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो प्राइस है उस पे वो अफोर्डेबिलिटी। फिजिबल नहीं है, और गवर्नमेंट अब लैंड एक्वायर भी नहीं कर सकती वो प्राइस पे जैसे पहले करती थी। ओके। तो जो पुरानी लैंड है उस पे तो गवर्नमेंट अपने पार्क्स बना रही है, बट नए पार्क वो अपने रूरल शहर में बना रही है। ओके। ओके। जहाँ गांव है या वहाँ उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी है वहाँ कर रहा है। जी। और जो शहर की जमीन है जो थोड़ी महंगी है, जिसको डेवलप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो अब प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क या प्राइवेट वेयर हाउसिंग पार्क ही करते हैं। ओके। ओके, तो अब गवर्नमेंट का कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का वो है नहीं, पार्क अभी अवेलेबल नहीं है कि अपने चाहें और मिल जाए। मिलेगी तो फिर वो ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ वो आरओआई नहीं बैठेगी। समझ गया। गॉट गॉट। और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें आप ये मान के चलो कि उसमें कोई जगह लेना काफी इजी होता है, क्योंकि आज कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करता है तो गवर्नमेंट सारे लाइसेंसेस सब कुछ एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का पहले अप्रूव करती है, तब वो फिर पार्क को अलाउ करती है सेल करने के लिए। ओह अच्छा, गॉट इट। तो सारा जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है या सारा क्लियरेंस है वो पहले ही हो जाता है। क्या ये इंडस्ट्रियल पार्क भी रेरा का पार्ट बनते हैं?
कहीं कोई कोई स्टेट में वो रेरा का पार्ट है, किसी किसी स्टेट में वो रेरा का पार्ट नहीं है। अच्छा, जैसे अपने अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में वो रेरा का पार्ट नहीं है, ओके बट अगर हरियाणा में वो रेरा का पार्ट है। ओके। तो कई मतलब कई कहीं स्टेट्स कहीं में है और कई कई में स्टेट में नहीं है। तो सर अब अगर मुझे कमर्शियल इंडस्ट्री में, चलो आरओआई पे हम आते हैं, बट आप मुझे ऐसा लगता है कि कमर्शियल यूनिट लेना मेरे लिए थोड़ा इजी है, बिकॉज रेडीमेड बिल्डिंग है, या फिर वहां पे मैं 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट छोटे साइज से भी एंटर कर सकता हूँ, और उसके बाद आरओआई भी ठीक ठाक है, वर्सेस एक वेयर हाउस जहां मेरे को बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत मुश्किल होगा, टेनेंट्स इजीली नहीं मिलेंगे। तो ये मिथ है या ये फैक्ट है? देखिए, इसमें थोड़ा सा मिथ भी है और थोड़ा सा फैक्ट भी है। ओके। जैसे जब आप कोई कमर्शियल स्पेस लेते हैं तो आप कमर्शियल स्पेस दो स्टेज पे लेते हैं। एक तो है कि आज आपने बुकिंग स्टेज पे ली, आज आप पैसा डालते गए और एक पॉइंट पे आपको कमर्शियल स्पेस मिली, फिर उसके बाद आप उसको रेंट लगाना है, बट उसमें आपको जो जिससे आपने वो जगह ली है वो आपका कोई हेल्प नहीं करने वाला, और उसके पास वैसी सेम सिमिलर यूनिट्स लेट से 50 40 100 है, तो जो कम प्राइस देगा या जिसका जो फैसिलिटी होगा उस हिसाब से उसकी पहले लग जाएगी। तो इजी आपके लिए ये है कि उसमें आपको छोटी यूनिट्स मिल सकती है बट कंपटीशन ज्यादा है, और एक टाइम है जिसमें आप ले सकते हैं। बट इंडस्ट्रियल लैंड में क्या है, पेमेंट प्लान कम होता है, छोटा होता है। अगर आपने माने तो 1 करोड़ का टिकट साइज है एक लैंड का, इंडस्ट्रियल लैंड का, जनरली यही इसी साइज पे लोग जगह पे काटते हैं। अगर कलकत्ता में पकड़े तो भी 1 करोड़ का होगा, और दिल्ली में पकड़े तो भी 1 करोड़ होगा। अच्छा, मतलब लैंड एरिया कम हो जाएगा। हाँ, लैंड मतलब एरिया ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो वेयर हाउस बनेगा वो रफली 1 करोड़ का ही बनेगा। गॉट इट, जनरली हम लोग वेयर हाउस और लैंड रेशियो को 1:1 का मानते हैं। गॉट इट, गॉट। अगर मैं ये 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसमें से मैं बैंक से कितना ले सकता हूँ, और मैं मेरे को कितना डालना होगा? अब जो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं हाँ। उसमें आप मोटा मोटी 70% बैंक से ले सकते हैं। टोटल का या सिर्फ कंस्ट्रक्शन का? नहीं, आप लैंड परचेज के लिए भी ले सकते हैं। अच्छा, ओके। लैंड परचेज के लिए भी ले सकते तो मेरे 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में से 1 करोड़ 40 लाख में हैं। हाँ, लोन पे ले सकता ले हूँ। सकते हैं। ठीक है। और जो रेरा अप्रूव नहीं है हाँ। वहां आपको लैंड का पैसा खुद लगाना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्शन लोन पूरा ही मिल जाता है। बट अगर स्टेट के रेरा के रूल्स के अंडर वो नहीं आता, हाँ, तो भी यही प्रॉब्लम है? तो भी यही क्योंकि बैंक नॉन रेरा अप्रूव्ड लैंड जो होती है उसमें पहले वो CLU करवाते हैं, चेंज अच्छा। ऑफ लैंड यूज करवाते हैं, फिर वो कंस्ट्रक्शन लोन देते हैं। ओके ओके ओके। तो मेजरली आप फिर भी समझो कि 50% के आसपास आपको लोन, 40 to 50% लोन मिल जाएगा। अब सर आते हैं, आपने बात करी 10% 11%, तो काफी लुभावना लगता है, बिकॉज FD में 6% मिल रहा है, बाकी सब में तो बहुत ही, रेजिडेंशियल में बहुत कम मिल रहा है, इंडस्ट्रियल ये कमर्शियल में 6 मिल रहा है। तो ये 10 से 11% का मैथ क्या है? हाउ डू वी लुक एट द मैथ? अब देखिए, हम लोग ये पकड़ते हैं कि एक लैंड में मोटा मोटी आप मान के चलिए 65% to 70% अपने एरिया को कवर कर सकते हैं, वेयर हाउस बना सकते हैं। तो 1000 स्क्वायर मीटर का, 1000 स्क्वायर मीटर का पकड़ते हैं। अब 1000 स्क्वायर मीटर का लैंड प्राइस होगा रफली, हम लोग 3 करोड़ रुपए एकड़ पकड़ते हैं रफली एक लैंड तो 1/4 हो गया उसका। हाँ, तो 1000 का 1/4 हो गया, रफली अपना एरिया हो गया 75 लाख रुपए की लैंड हो गई जी। और 1000 स्क्वायर मीटर में करीब करीब हमारा वो बनेगा, वेयर हाउस बनेगा 650 स्क्वायर मीटर जी। और हम लोग 1000 रुपए स्क्वायर फीट, मतलब मोटा मोटी 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर। हाँ 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर का हम प्राइस पकड़े तो 65 लाख रुपए ये लग गए। तो 75 प्लस 65, 75 प्लस 65, ये जो आपने 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ा, उसमें क्या क्या आ जाता है कंस्ट्रक्शन? 1000 रुपए में अपने पकड़ते हैं एक A ग्रेड वेयर हाउस। अच्छा। वेयर हाउस में भी ग्रेडिंग्स A, B एंड C। जी। आज के दिन जो इंडिया का मार्केट है वो सिर्फ A का रह गया है। ओके। B और C अब लगता नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण जिस कारण से आज वेयर हाउस की बहुत बड़ी डिमांड है। ओके। क्योंकि जो B और C जो पहले बने हुए थे आज वो किसी भी भाव में नहीं लग रहा है। अच्छा, मतलब टेनेंट ले रहा ही नहीं? टेनेंट लेगा ही नहीं, क्योंकि पहले क्या था कि जो हाइट पे वेयर हाउस बनते थे लोग मतलब वर्टिकल स्टैकिंग नहीं कर पाते थे। हाँ। रेक्स नहीं थे तो उनको सिर्फ फ्लोर स्पेस यूज करना होता था। अब क्या है, रेक्स यूज करके वो मल्टीपल लेते हैं। तो आज जो पुराने वाले बने B ग्रेड के थे वो मोटा मोटी 20-22 फुट हाइट के थे और अब जो बन रहे हैं वो 40 फीट हाइट के। 40 फीट हाइट के बन रहे हैं। तो जो 40 फीट हाइट का बन रहा है वो बेसिकली डबल फ्लोर स्पेस यूज कर रहा है। राइट राइट, तो उसको रेंट एक्चुअली हाफ पड़ रहा है। समझ गया, जो टेनेंट होगा। तो अब कोई मेरे बगल में, अगर मैं A में हूँ और A का मैंने प्राइस लेट से 20 रुपए स्क्वायर फीट का रख रखा है, तो मैं बगल में अगर मैं B हूँ तो मैं सोचता हूँ 15 रुपए में लग जाए, लेकिन 15 में कोई क्यों लेगा? हाँ, क्योंकि 10 तो उसका इफेक्टिव रेट, 10 इफेक्टिव रेट हो गया, प्लस मैनेजमेंट कॉस्ट पकड़ो। अगर 2 मैनेजर रखने पड़ गए, 2 टीम रखनी पड़ गई तो उसको इफेक्टिवली बहुत महंगा पड़ जाता है। तो वो सोचता है कि मुझे लेना ही नहीं। इसलिए आज के दिन आप देखोगे शहर के अंदर B ग्रेड वेयर हाउस खाली हैं और शहर से बाहर A ग्रेड वेयर हाउस शहर के B ग्रेड वेयर हाउस से ज्यादा कॉस्टली है। तो सर आपने बताया 75 लाख की जमीन और गिव और टेक 75 लाख का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गया, तो 1.5 करोड़ रुपए आ गया। 1.5 करोड़ में हमें बैंक से मिल जाएगा 75 लाख। ठीक है, अब आगे इसमें कितनी स्पेस बनेगी?
इसमें हम लोग की बनेगी 650 Square meter. स्क्वायर मीटर, विच इज गिव और टेक 7,000 स्क्वायर फीट। 7,000 स्क्वायर फीट। जी, और मोटा मोटी अपने को जो रेंट मिलेगा 20 रुपए का मिलेगा। ओके, तो 7,000 इंटू 20, 1,40,000। 1,40,000 तो 1.5 करोड़ रुपए लगा। हाँ। 1,40,000 रुपए मंथली है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 11%, हाँ, मतलब 11.5 या 11 कुछ Perfect. ऐसा मिलेगा। परफेक्ट। थोड़ा बहुत कम बेसी, हाँ, कहीं कहीं 12 भी क्रॉस कर जाता है गॉट और कहीं कहीं 11 रहता है। समझ गया। तो डबल डिजिट रहेगा। डबल डिजिट। डबल डिजिट। अच्छा, अब हिस्टोरिकली आपने लैंड अप्रिसिएशन कितनी देखी, क्योंकि इसमें मेजर कंपोनेंट लैंड का है। मेजर कंपोनेंट लैंड। तो लैंड का इंक्रीज जनरली क्या पकड़ना चाहिए इन्वेस्टर को? देखिए हम लोग क्या पकड़ते हैं बेसिकली, जो आरओआई के ऊपर दो तरीका है। एक तो है बेयर लैंड क्या प्राइस बढ़ी। जी, बेयर लैंड का एक प्राइस का जो सिस्टम है वो 5 साल में दुगनी होती है। विच इज 14%। हाँ, लेकिन वो क्या है कि जो लो वैल्यू वाली लैंड है वो, जी, स्मॉल कैप। हाँ स्मॉल कैप, ये आपके भाषा में अगर पकड़े तो स्मॉल कैप। हाँ। स्मॉल कैप है जो आपका 5 साल में दुगनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोविड आ जाए, जो भी आ जाए। कुछ लास्ट 5 इयर्स के एग्जांपल्स बताएंगे कहाँ कहाँ जिस तरीके से वेयर हाउसिंग वाली जमीन डबल हुई है? जैसे अपने बात करते हैं भिवंडी की, जो पहले का था। तो भिवंडी में जो जमीन 1 करोड़ रुपए की थी, वो पहले 5 साल में 2-2.5 करोड़ की हुई। ओह, फिर उसके बाद वो 3.5 की हुई अगले 5 साल में। अच्छा, अब उतना तेजी से हाँ, आ गई। और अब वो मतलब अब उसका लोग 7 करोड़ रुपए बोलते हैं अनदर 10 इयर्स बाद, हाँ, बट वो 7 में बिकती नहीं है। गॉट इट। तो अब ये सेफली कह सकते हैं कि कोई भी इस तरह की जगह जो अपकमिंग है, उसमें 10 साल में प्रॉपर्टी 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाए तो 3 गुना अगर होगी तो 11% मोटा मोटी आपका सीएजीआर निकल जाएगा। तो हम 10% पकड़ते हैं। अपने 10% उसको पकड़ते हैं और 11% या 10% अपने आरओआई पकड़ते हैं। ठीक है, तो 20% ये बीट करेगा ही करेगा। गॉट इट, गॉट इट। तो 20% तो ये अपने पहले पकड़ लिया। हाँ, फिर क्या है, हर 5 साल पे, हर मतलब 3 साल पे 15% डेंट भी बढ़ता है। ओह अच्छा, तो उस हिसाब से अपनी आरओआई बढ़ती है, तो आरओआई का डील भी बढ़ जाता है। मतलब लैंड का प्राइस वैसे ही इन्फ्लेट कर जाता है, लोग समझ गया। ज्यादा में लेना चाहते बट अगर मैं होल्ड भी कर रहा हूँ तो मेरी आरओआई बढ़ती जा रही है। आरओआई बढ़ती जा रही है, तो 15% बढ़ता है और 15% मतलब उस पे बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर वैसे। हाँ, सीएजीआर हाँ, सीएजीआर बढ़ रहा है। तो पहली बार समझे 1 लाख का रेंट था, हाँ। तो वो 1,15,000 हो जाएगा। फिर 1,15,000 पे 15% और लगेगा। गॉट इट। तो देखा जाए तो इट इज बेसिकली अ डबल कंपाउंडिंग इंजन, कि आपकी आरओआई मंथ एनुअली आ रही है और उसके बाद आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो रहा है। मेरा ये सोचना रहता है कि जैसे आज आपने जगह ली, साल भर आपको बनाने में लगता है। मल्टीपल कंपनी है हर उसमें स्टेट में, हर सिटी में, जो आपको टर्न की बना के देती है और रिनाउंड है और बड़ी कंपनी है। ऐसा भी नहीं छोटा मोटा काम करती है, सब मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट का एवरी ईयर काम करती है। वैसी काफी कंपनियां हर जगह। तो आप उसको काम दे दीजिए, वो 1-1.5 साल में आपके लिए बना के दे देगा। साल भर में आपको लैंड के साथ वो चीज रेडी होगी। मोटा मोटी हम लोग मानते हैं रेडी होते होते तक में किराया लग जाता है, लेकिन हम लोग मानते हैं 2-3 महीना और लग सकता है। वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 महीने और लग सकते हैं। तो अपने ये मानते हैं कि 15वें महीने पे अपना आरओआई शुरू हो गया। उसके बाद से 3-3 साल पे एस्केलेशन अपने को मिलेगा। अच्छा, डिपॉजिट कितना देते हैं ये रेंटल का जनरली? रेंटल का डिपॉजिट जनरली अपने मानते हैं 3 महीने। तो सर आरओआई समझ आ गई, डबल कंपाउंडिंग। पर सर अभी 2 तरीके के हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एक तो मैं पार्क के अंदर ले सकता हूँ और एक मैं कहीं भी बना के फिर मैं इंडस्ट्री ले सकता हूँ। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए और मुझे कहाँ बेटर आरओआई मिलने का स्कोप है? जैसे आपने कंपेयर करते हैं, कोई फार्मर से अपने कोई लैंड ली है जी, तो जब फार्मर से अपने लैंड लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं कोई लीगल लेकुना रह गया तो अपना एसेट एक बार डेड हो जाता है। बट क्या है, लैंड के साथ एक खासियत है, वो डेड होके भी अलाइव है। अलाइव। हम लोग बोलते हैं जितना सड़ेगा उतना तरेगा। अरे वाह, ये लैंड के लिए बोल रहे हैं। कि जितना सड़ेगा उतना तरेगा। अगर कोई लीगल लिटिगेशन भी आया तो 5 साल आपने लड़ाई कर ली, उसके बाद भी जो प्राइस मिलेगा वो लिटिगेशन कॉस्ट, आपका ब्याज और सब जोड़ के भी ऊंचा मिलेगा। तो ये तो एक है ही। लेकिन अगर आप ग्रीनफील्ड लैंड लेते हैं तो सबसे बड़ा बात है, आरओआई में अपने को डिफिकल्टी आती है, क्योंकि पहले लैंड लो, उसका क्लियरेंस करने में, क्योंकि इंडिया में कोई भी लैंड के ऊपर जो क्लियरेंस करना है, लैंड यूज चेंज कराना है अपने को। एग्रीकल्चर लैंड है, इसको अपने को इंडस्ट्रियल बनाना है, करीब करीब ये प्रोसेस मिनिमम साल भर का है। ओके, तो ये जो डेवलपर डेवलप करके देते हैं पहले से इंडस्ट्रियल पार्क में, ये प्रोसेस पहले कर चुके हैं। वो जब इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बेचते हैं तो ये सारा काम वो पहले कर चुके हैं। पर इस बात का तो वो प्रीमियम ले लेते हैं ना प्राइसिंग में। प्राइसिंग तो इज द प्रीमियम प्राइसिंग जो वो दे रहे हैं, मतलब वो आरओआई इनफ है क्यों, या फिर मैं खुद करूंगा तो बेटर है? मतलब नहीं, ये वो हो गया ना कि आपने डेलीगेट कर दिया किसी को। नहीं, ये इसको भी अपने दूसरे तरीके से पकड़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे अगर आपको अपनी जमीन लेनी है, कोई फार्मर से लेनी है और हाईवे पे लेनी है, तो आपको फ्रंट लेना पड़ेगा। वो डेवलप्ड प्लॉट, क्योंकि जो डेवलपर आपको बेच रहा है वो एक बड़ा एरिया बेच रहा है जिसमें थोड़ा फ्रंट के पीछे की भी जमीन है जी, लेकिन वो रोड से कनेक्ट हो गई, क्योंकि उसने हाईवे को ही अंदर लिया है। राइट। वो अपना पार्क में अपना हाईवे को अंदर लिया है।
राइट। तो आपको एक तरह से हाईवे पे ही लैंड मिल गई, वो अंदर ले आया, तो वो क्या है, कम में जमीन खरीदा, डेवलप करके वो अपने हाईवे का जो फार्मर प्राइस है उससे कम में ही बेच रहा है। गॉट इट। उससे वो कम में ही बेच रहा है, उससे ज्यादा प्राइस में बेचता नहीं है। जो फार्मर प्राइस है, लेट से फार्मर का प्राइस है किसी एरिया में, अपने मानते हैं आज झज्जर में, वहाँ 3 करोड़ रुपए का प्राइस है फार्मर प्राइस, बट वहाँ कोई इंडस्ट्रियल पार्क में प्लॉट बेच रहा है, वो भी 3 करोड़ में ही बेच रहा है। ओके। क्योंकि उसने पीछे वाली जमीन खरीदी फार्मर से हाँ, 1 तो करोड़ में, एवरेज एक करोड़ एवरेज में हो गई। खरीदी। हाँ, अब उस पर डेवलपमेंट कॉस्ट लगी 1-1.5 करोड़ रुपए, राइट 20-25-50 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया। राइट। गॉट इट। तो आप कह रहे हो कि अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर तो इट इज इजी कि मैं एक पार्क में देख लूं और उस पर सिलेक्ट कर लूं। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि सिलेक्ट कैसे करूं कौन सी लोकेशन में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने को कहाँ पे करना चाहिए। देखिए, अपने को बेसिकली वेयर हाउसिंग के लिए चाहिए। लॉन्ग टर्म अपना गोल ये है कि वो शहर के अंदर भी आ जाए जी। ताकि अपने को बहुत फायदा मिले। तो ये देखना है कि टोल कहाँ है, ओह ओके। शहर से बाहर निकलने का टोल क्या है। राइट। मेजर हाईवे पे है जी। और टोल के बाद वो बेसिकली जगह उन्होंने छोड़ दी है कि जहाँ पे कोई इंडस्ट्री लग सकती है या कुछ हो सकता है। शहर के अंदर तक का ट्रैफिक को अलग कर दिया और शहर के बाहर जो भी ट्रक जाएंगे उस पर टोल लगाया। बेसिक एम तो उनका वो है। जी। तो टोल के बाद का जो जगह है और वो 1 घंटे एयरपोर्ट से दूर हो। ओके। और तो दो कंडीशन हाँ, है। 2 कंडीशन, एयरपोर्ट से 1 घंटे दूर हो, जो भी शहर का मेजर एयरपोर्ट हो उससे 1 घंटे की दूरी पे हो और टोल के बाद हो। सबसे ज्यादा अपने को लैंड अप्रिसिएशन वहां मिलेगा, सबसे ज्यादा टेनेंट्स वहां मिलेंगे। ओके। क्योंकि टेनेंट्स को भी टोल के अंदर नहीं रहना, क्योंकि हर ट्रक पे जो बड़ी ट्रक आ रही है उस पर टोल लग जाएगा। उल्टा शहर के अंदर टोल लाने का, ऐसे वो जो छोटे वाले वो अपने यहाँ वेयर हाउस कर लिए, फिर वो छोटे छोटे हाथी और उनसे बेच रहे हैं। गॉट इट। तो उस हिसाब से उनको टोल भी बचता है, गॉट इट। तो रेंट ज्यादा वहां लगता है। तो एक चीज है टोल कि टोल के बाहर हो और सेकंड है एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर के रेडियस में हो ताकि इजी एक्सेसिबिलिटी मिलती है। और सर कौन सी जगहों को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए जो कंजेस्टेड हो। ओके। भले वो एयरपोर्ट के पास हो, शहर के अंदर हो, प्रीमियम हो, बट वो कंजेस्टेड एरिया है तो वो आगे जाके अपने को दुख देगा। पर सर जैसे ओखला है दिल्ली में, तो ओखला में तो आज भी लोग वेयर हाउस ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, तो बट अपने को आरओआई नहीं बैठेगी। आज ओखला का जो प्राइस है और जो वहाँ आरओआई है, मतलब जो रेंट है, उसमें कोई मैच ही नहीं है। वो ये हो गया कि अपने चांदनी चौक पे कोई दुकान ले रखे हैं, चांदनी चौक का प्राइस है लेट से 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट का और वहाँ रेंट है कुछ भी नहीं, 300-400 रुपए रेंट होगा। तो इसमें सर ऐसा है कि जो टेनेंट्स इंडस्ट्रियल को यूज करते हैं उनके माइंड में कैप है कि इस नंबर से ऊपर जाना ही नहीं है पर स्क्वायर फीट? बिल्कुल, क्योंकि उनका एक कॉस्ट है। ओके। उनको तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। अभी एक बात समझो कि जब भी अपने को ट्रांसपोर्टेशन पकड़ते हैं, छोटा ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें मेजर कंपोनेंट जब छोटा पकड़ते हैं तो मेजर कंपोनेंट लोडिंग अनलोडिंग होती है जी। मेजर कंपोनेंट ट्रेवल कॉस्ट होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं किसी गाड़ी को अभी लोड किया और मैं 5 किलोमीटर भेजा या मैं गाड़ी को लोड किया 15 किलोमीटर भेजा, मोटा मोटी प्राइस बराबर ही है। ओह ओके। क्योंकि उसको लोडिंग अनलोडिंग में जो कॉस्ट लग गया, जो टाइम लग गया, वो गाड़ी आके खड़ी रही, 2 घंटा लगा, मैं लोड किया, 2 घंटा जिसके यहाँ पहुंचा वो 2 घंटे बाद खाली कराएगा, उसका टाइम तो वो चला गया। और 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना उसको 20 मिनट और लग गया, तो वो उसको कभी जोड़ता ही नहीं। वो जोड़ता है एक दिन में मैंने एक ट्रिप करी तो मेरे को इतना रुपया चाहिए, और पीछे 10 किलोमीटर पीछे होने की वजह से प्राइस सस्ता मिल गया। तो वो क्या नंबर है जिसपे आज टेनेंट्स जनरली बोलते हैं यार इससे ऊपर नहीं जाना है पर स्क्वायर फीट? देखिए 20 रुपए स्क्वायर फीट बेंचमार्क है ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। 20 रुपए से ऊपर किसी को जाना नहीं है। 25 तक लोग जाते हैं, कोई ऐसा प्रीमियम जगह हुआ जहां मतलब बहुत ज्यादा फुटफॉल है या ऐसा लगता है कि शहर से बिल्कुल ही पास हो गया, बट 20 रुपए का एक ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर लोग जाना नहीं चाहते हैं। और 18 रुपए से कम में ए ग्रेड मिलेगा नहीं। ओके। तो बहुत ही खेलने का रेंज बस बहुत छोटा सा हो बहुत जाता छोटा है। तो अपना क्या है कि मान ली कोई कारण से ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा सप्लाई होगी वेयर हाउस, मैंने आज जमीन मैंने ली और यहाँ लेट से 10 पार्क आ गए और 50 वेयर हाउस बन गए, तो मेरा एक सीधा गेम है कि मैंने 20 सोचा था, मैं 18 में आज लगा के निकल जाऊं, क्योंकि 18 में 99% लोग नहीं लगाएंगे। वो लास्ट 2 रुपए के लिए रुके, लास्ट 2 रुपए के लिए, और वो 2 रुपए भी अपने आरओई पे अपने पकड़े ना, तो अपने तो 10 का आरओई वैसे पकड़े और 10 अपने एप्रिसिएशन पकड़े, तो 10 एप्रिसिएशन में तो कोई कमी हो नहीं रही है। उधर आरओई में 1 गिर गया तो 19 आ गया, बट हमको मिलना तो शुरू हुआ। हाँ मतलब कैश फ्लो आना चालू हो गया, कैश फ्लो आना चालू। मैं हमेशा सबको गाइड करता हूँ कि भाई आपको अगर ऐसा लगे कि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लरिश हो गया, जो अभी मुझे नहीं लगता इंडिया में होने वाला है, बट अगर कभी ऐसा लगे तो 1 रुपए कम में, क्योंकि ये चीज हर दिन 1 रुपए कम में आप चाहे जितने लोगों को दे सकते। आपने अभी कहा कि चाहे इंडिया की मार्केट कितनी भी खराब हो पर इंडिया में ये नहीं होने वाला है, तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है सर कि इंडिया में अभी ये नहीं होने वाला? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने अगर बात करें कि पर कैपिटा मतलब एक आदमी को कितने स्क्वायर फीट जगह चाहिए वेयर हाउसिंग के लिए ताकि वो सर्व हो सके ठीक से, ठीक है, तो यूएस अपने मानते हैं कि डेवलप्ड जगह है, वहां मोटा मोटी 4 पॉइंट कुछ है मीटर स्क्वायर पर पर्सन,
4 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, हाँ 4 स्क्वायर मीटर मतलब पर पर्सन, 45 स्क्वायर फीट। 45 स्क्वायर फीट यूएस में चाहिए, जो अपना लॉजिस्टिक का पूरा एरिया उनको चाहिए। अपने मानते हैं यूएस से कम में अपने चाइना पकड़ते हैं, अपने आसपास का है, अपने आसपास की पॉपुलेशन है, और इतने डेवलप नहीं है, मतलब बराबर हमारे ऐसे चलते हैं जैसे हमारे यहाँ डिलीवरी या वो है, तो उनका है 1 स्क्वायर मीटर पर पर्सन। ओके, तो विच इज 10 स्क्वायर फीट। आप चाइना का कितना है? चाइना का है 1 स्क्वायर मीटर पर पर्सन। मतलब 10 स्क्वायर फीट। अब आप बताओ इंडिया का क्या होगा? आपको क्या लगता है इंडिया क्या है? 4 5 इंडिया है 0.02 स्क्वायर मीटर पर पर्सन अभी। 0.02 स्क्वायर मीटर यानी 0.2 स्क्वायर फीट, 0.2 मतलब 1 स्क्वायर फीट भी नहीं है। 1 स्क्वायर फीट भी नहीं है अभी पर पर्सन। और वो चाइना वहां 5 है, चाइना वहां पर नहीं सॉरी चाइना 10 है। 10 है, और अमेरिका 45 है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना मारा मारी है। आप मतलब कितना अभी डिमांड बातचीत बहुत मतलब, डिमांड हाँ, बहुत। ये डेटा हमारे को नहीं पता था। और मतलब अगर हमें अभी सिर्फ चाइना बनना हो तो हमारे को कितना, ऑलमोस्ट हमें 50 टाइम्स ग्रो करना पड़ेगा अगर हमें सिर्फ चाइना बनना चाइना है तो। वाह वाह, तो इसलिए आपने कहा कि अभी कहाँ अभी इसका चांस स्पेस नहीं बहुत बड़ा है। सर अगर प्रोजेक्ट किया जाए कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जो वेयर हाउसिंग स्पेस है वो किस स्पीड से ग्रो करेगा, एक तो है कि पर कैपिटा से चलो समझ आ गया कि हाँ। पर किस स्पीड से ग्रो करेगा। देखिए, अगर अपने डेटा को पकड़ें तो डेटा तो बोलता है 15-15.5% का CAGR है। ओके डेटा तो ऐसा बोलता है, बट मुझे लगता है उससे बहुत ज्यादा करेगा, ओके ओके। क्योंकि डेटा जो पकड़ा होगा वो मुझे लगता है सिर्फ बड़े शहर को पकड़ा होगा। बड़े शहर में 15-15.5% मैं समझता हूँ, बट Tier 2 Tier 3 इसमें ये 20-25% जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स नहीं है, तो वहाँ बहुत ज्यादा स्पीड से लोगों को चेंज करना पड़ेगा और लोग जाएंगे। सर अगर मुझे ग्रोथ सेंटर्स आइडेंटिफाई करने आज इंडिया में, तो मैं किस तरीके से देखूं कि कौन से स्टेट्स या फिर कौन सी लोकेशंस, माइक्रो लोकेशंस है जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं टू गेट द बेस्ट गेन। अपने पकड़े वही आपके वाले बात पे आते हैं, शेयर में पकड़े लार्ज कैप, हाँ। मिड कैप और स्मॉल कैप। जी। लार्ज कैप में अपने वो डेस्टिनेशन है जो अभी पॉपुलर हो चुके हैं, हिट हो चुके हैं, वहाँ कोई वेयर हाउस खाली नहीं है, वहाँ लोग लैंड खोज रहे हैं, बट अपने प्राइस पे लैंड नहीं मिल रही, ठीक है। वो है भिवंडी बॉम्बे का। गॉट इट। अपने इसका क्या नाम है, बॉम्बे में नासिक रोड है, हाँ। वो है। अपने दिल्ली में पकड़े तो दिल्ली में हो गया, जो दिल्ली का रोहिणी के बाद का इलाका है, हाँ हाँ गॉट इट, रेस। वो पकड़ लें। फिर अपने अगर बैंगलोर पकड़ें तो बैंगलोर में जितना भी इलाका मैसूर रोड है या वो है, वो पकड़ लें। यहाँ क्या है कि यहाँ लैंड अवेलेबल नहीं है आपको कोई प्राइस पे, या ऐसा प्राइस है जिसपे आज वेयर हाउस बनाना फिजिबल नहीं है। ओके, तो ये लार्ज कैप हो गए। मतलब इस पे ग्रोथ रहेगी पर स्लो रहेगी, बहुत स्लो रहेगी। हाँ। फिर इसके बाद आ गया मिड कैप, वो वैसे शहर हो गए जहाँ पे अभी ग्रोथ भी है, लैंड भी अवेलेबल है, बट वहाँ पे जो अप्रिसिएशन का लेवल है वो मुझे लगता है कि एक पॉइंट पे आके, मतलब अपने को 10% का मिनिमम छूटेगा, लेकिन 10% है। इसमें अपने मान लें हैदराबाद है, ओके, चेन्नई है, पूना है, गॉट इट। तो ये शहर ऐसे हैं जो मिड कैप में हैं। यहाँ आपको लैंड मिल जाएगी, आपको पैसा लगाना हो, हाँ, बट इन सब जगह पे आपको थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, वो टिकट साइज क्या होगा? टिकट साइज मुझे लगता है कि क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क ये तीनों जगह पे भी कम है, और ये तीनों जगह पे क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी देख के काफी बड़ी बाहर की कंपनियां भी आ चुकी हैं, ओके ओके, जो ये काम को कर रही हैं फुल स्पीड में, तो वहाँ टिकट साइज उन्होंने बढ़ा दिया। ओ ओके, तो क्या रेंज फिर भी, मतलब फिर भी आप ये मान के चलो मिनिमम वहाँ 10 करोड़ का टिकट साइज होगा, विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन, विच इंक्लूड्स, मतलब 10 करोड़ के नीचे आप हाँ, खेल फिर नहीं आप सकते। सोच नहीं सकते हो। ओके, और जो लार्ज कैप थे उनका? और लार्ज कैप में तो काफी चला गया। लार्ज कैप में तो मतलब वहाँ तो एकड़ के दाम 7 करोड़ पे है, और वहाँ बनाने का वो है, प्लस लाइसेंसिंग प्रोसेस, बहुत ज्यादा खर्चे। मतलब आज बॉम्बे में कोई किसी को बनाना है भिवंडी में, बहुत खर्चे। समझ गया, समझ। अब स्मॉल कैप पे आते हैं, जो सबको भाता है कि भाई स्मॉल कैप वाला बताओ। स्मॉल कैप में अपने पकड़ते हैं तो कलकत्ता है, ओके, Tier 2 सिटीज हैं, पटना है, लखनऊ है, ये सारे स्मॉल कैप में। यहाँ क्या वैसी ग्रोथ अभी हुई नहीं, डिमांड जबरदस्त है, और यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क या प्लेयर्स कम है, तो यहाँ अभी कोई भी करेगा। तो मेरा सोचना है कि 10% हम लोग ये मानते हैं मिनिमम है, बट यहाँ ये एक पॉइंट आएगा कि 4-5 साल में ये अचानक दुगुना तिगुना एक्स्ट्रा हो जाएगा 10% से। ये 200-300% एक्स्ट्रा जाएगा 10% से ऊपर, क्योंकि ये मतलब छोटे से बड़े हो रहे। सर आपकी जो कंपनी है गणेश कॉम्प्लेक्स, आज आप भी प्राइवेट स्पेसेस में बना रहे वेयर हाउसेस, इंडस्ट्रियल पार्क्स, बट आपने कौन कौन सी मार्केट्स को देखा? आप लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में, या पर्टिकुलरली कोई मेजर मार्केट में है? देखिए, हम तो स्मॉल कैप ही सोचते हैं, ओके, क्योंकि इसमें क्या है, मेरे इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फायदा है जी, और दूसरी बात है वो एक दिन में अपना वेयर हाउस 1 घंटे के लिए भी खाली नहीं छोड़ेगा। ओके, क्योंकि स्मॉल कैप में क्या है ना कि डिमांड ज्यादा है और बनाने वाले कम है,
जो जनरली स्मॉल कैप में होता है। राइट राइट इन्वेस्टर्स कम है हम्म। और कंपनी में पोटेंशियल ज्यादा है, राइट तो हम लोग स्मॉल कैप करते हैं। कलकत्ता में मेरे 4 पार्क हैं, हम्म। चारों टोल के बाद हैं। अच्छा हाँ, ये मेरा एक प्राइमरी आपको बताया। हाँ आपने चारों आपका टोल के बाद है हम्म, और चारों एयरपोर्ट से 40 मिनट की दूरी पे है। समझ गया और अभी दिल्ली में हमारे 3 पार्क आ रहे हैं, वेरी नाइस जो एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पे हैं तीनों, और तीनों टोल के बाद है। ओके ओके तो आपने जो मेट्रिक बोला है वो आप फॉलो कर रहे हैं हाँ, अब ये आप दिल्ली में मिड कैप ही, यही स्मॉल कैप मिड कैप बन जाता है टोल के पहले। हाँ गॉट इट सर आपने इतने साल ऑलमोस्ट 5 मिलियन स्क्वायर फीट के पार्क्स डिलीवर किए हैं तो आपने ट्रेंड्स क्या देखे हैं खुद ही के पार्क्स में इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन पिछले 5 साल 6 साल में आपने क्या ट्रेंड्स देखे हैं जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं जो प्रोजेक्ट डिलीवर हुए, देखिए रेंट तो फिक्स है कि 10-12% का मिलना ही मिलना है, ठीक है इसमें तो कोई सोचना और वो 18 से 20 की रेंज का होना है वो 18 से 20 रेंज का होना है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब जो लैंड एप्रिसिएशन है, किसी किसी में तो बहुत ज्यादा हो गया पहले इनिशियल 2 इयर्स में, करेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कहीं कहीं तो डबल प्राइस हो गया विद इन 2 चलो वो कोविड का बेनिफिट हाँ, एक आ गया था कहीं लोगों को कोविड का बेनिफिट हो गया। प्लस क्या है कि वो एरिया जैसे जिसने हमने अनलॉक किया, पहले वहाँ वेयर हाउस नहीं थे और कनेक्टिविटी अच्छी थी, बट जनरली वेयर हाउस उस एरिया में नहीं थे। हमने खोला, फिर हमारे देखते देखते 1-2 बड़ी कंपनी आई, वो विंडफॉल हुआ, हाँ। तो दुगना 2-3 साल में हो गया, नहीं तो 5 साल में तो दुगना होता ही है। गॉट इट अच्छा सर अब हमने लार्ज कैप को समझ लिया मिड कैप को समझ लिया स्मॉल कैप को समझ लिया स्मॉल कैप में रिस्क भी बहुत होता है तो एक निवेशक अगर इस तरह की लोकेशंस पकड़ रहा है जैसे कलकत्ता पकड़ रहा है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिकॉज कलकत्ता में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी वीक रही है हिस्टोरिकली तो आप उसमें क्या चेंजिंग पैटर्न्स देख रहे हैं और एक इन्वेस्टर को क्या देखते रहना चाहिए ऐसी लोकेशंस में खासकर देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। जी जी या अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो धरती में अर्थ वो करो। अगर कोई लिटिगेशन भी आ गया तो भी वो उतना दे देगी जो मैंने आपको बताया। तो लेकिन अपने को लैंड लेते समय 3 चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बढ़िया, एक तो लैंड का लीगल टाइटल किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो वो अपने को कोई इंडस्ट्रियल पार्क में मिलता है क्योंकि वो एक गारंटीड चीज है, उसका एक रेपुटेशन है और वो एक अपने को टाइटल क्लियर करके लैंड उसकी डेवलपर की गारंटी है, इसमें अपने कोई फार्मर के पास नहीं है। फिर दूसरा है कि जो भी लैंड हो वो बटेड बाउंडेड हो। अच्छा ये क्या हुआ सर इसका मतलब उसकी बाउंड्री की हुई हो, ओके और उसका एक लेवल हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि खड्डा हो या कुछ हो कि अपने उस लैंड को यूज ही नहीं कर पाए या उसको भरने में बहुत टाइम लग गया या फिर बाद में पता चला कि अपने वेयर हाउस बनाया और वो धस गया। ओ अच्छा ओके तो अपने को बटेड बाउंडेड एक लैंड चाहिए। और तीसरा है कि वो लैंड कन्वर्टेबल हो फॉर द यूज ऑफ वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल। समझ गया कि गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं हो कि वो लैंड कन्वर्ट ही नहीं हो सकती, एनओसी जोन में ना हो या कुछ ऐसे जोन में ना हो कि वो कन्वर्ट ही ना हो सके। अगर ये 3 से अपनी लैंड बाहर है तो आप ये मान के चलो कि अपने को कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में अगर ये 3 किसी ने भी टाइटल क्लियरेंस कर दी और ये 3 चीज अपने आंख से देख ली, अपने को नुकसान होने का चांस नहीं है। 10% का मिलना ही मिलना है अप्रिशिएशन। सर बहुत बड़ी चीज इसमें निर्भर करेगी कि जो कंपनीज वेयर हाउस लेती हैं वो कैसे सोचती हैं। तो आपने काफी कंपनीज के साथ काफी क्लोजली काम किया हुआ है, तो हाउ वुड एन Amazon, फ्लिपकार्ट, रिलायंस जो सबसे बड़े वेयर हाउस यूजर्स हैं इंडिया के, वो कैसे सोचते हैं वेयर हाउस स्ट्रेटजी को। उनका जो भी बड़ी कंपनी हमारे यहाँ एक्चुअली सारी कंपनियां हैं, रिलायंस भी है, अमेजोन भी है, काफ़ी है। उनका ये सोचना रहता है कि कौन सा एक एरिया है जहाँ से शहर आराम से सर्विस किया है। तो सर डिटेल थोड़ा चलते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Amazon। हाँ, तो अब जैसे अमेजोन है तो उसको डिसाइड करना है कि किस शहर में लगाना है। लेट्स से अपने कलकत्ता की बात करते हैं, तो कलकत्ता में उसको एक वेयर हाउस रखना पड़ेगा, बड़ा, काफ़ी बड़ा, 2 लाख 4 लाख 5 लाख स्क्वायर फीट का, जो शहर के एकदम बाहर हो, एकदम टच। अच्छा, तो उसके जितने एयरपोर्ट से कितना दूर होगा। ये वही 1 घंटे दूर, 1 घंटा टोल के बाद और 1 घंटे दूर। ठीक है। तो वो जितने भी वो आएंगे, मतलब उनके बड़े ट्रक्स आएंगे, वो सारा माल यहाँ अनलोड कर देंगे। फिर इसके बाद ये सारा जितना भी है, अब अमेजोन के तो 2 तरह के कस्टमर्स हैं। एक कस्टमर हो गए जो डायरेक्ट घर पे जाना है, और एक है जो मतलब किसी बिजनेस के यहाँ जाना है या खुद जाना है। तो अमेजोन का सॉर्टिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक का ट्रक, एक उसका ट्रक, छोटा ट्रक, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में चला गया, कहीं चला गया, और एक हो गया जो एक मोहल्ले का ट्रक, वो डार्क स्टोर्स में चला गया। ओके, और फिर वो डार्क स्टोर से डिलीवरी होगा। तो डार्क स्टोर्स भी तो वेयर हाउस हुए। डार्क स्टोर भी वेयर हाउस हुआ, एक तरह का वेयर हाउस ही हुआ डार्क स्टोर। डार्क स्टोर आजकल अपने लोग इसलिए बोल देते हैं कि वो शहर के बीच में वो अनएम्प्लॉय कोई जगह यूज नहीं हो रही थी, तो ये डार्क स्टोर में कन्वर्ट कर लिया। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो ऐसे करके एक बड़ा वेयर हाउस, एक छोटा मीडियम वेयर हाउस और एक फिर डार्क स्टोर। फॉर एग्जांपल कलकत्ता में इन्होंने कैसे किया ये। कलकत्ता में एक शहर के बाहर है,
कहाँ पे? रानीहाटी में है ओके, और एक दिल्ली रोड पे है। बॉम्बे रोड और दिल्ली रोड दो है वहाँ पे, जी। कलकत्ता में जो एयरपोर्ट के बाहर है। तो एक बॉम्बे रोड में जो शहर का सदर्न पार्ट लगता है, और एक जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ दिल्ली रोड है। ओके, तो दिल्ली रोड पे एक वेयर हाउस है। फिर उसके बाद एक है टोल के अंदर, शहर के अंदर, जो छोटा है, 25,000 स्क्वायर फीट का, 30,000 स्क्वायर फीट का। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ आ गए। गॉट इट। फिर सारा आटा एक तरफ आ गया, एक तरफ आ गया। वैसे 25,000 के 4-5 है। फिर वहां से वो मोहल्ले वाइज उनका ट्रक निकलता है, वो आटा ये मिला के ये वैसे करके वैसे निकलता है, वो डार्क स्टोर में आ गया। फिर डार्क स्टोर से लास्ट माइल डिलीवरी। गॉट इट, गॉट। और सर क्या सारे बिजनेसेस इसी तरह सोचते हैं या कोई और भी तरीका होता है वेयर हाउस प्लानिंग का? एक है जो कस्टमर को डायरेक्ट B2C है, और एक है B2B। तो B2B काम करेंगे, वो करेंगे। जैसे कलकत्ता में उसने एक वेयर हाउस लिया। अब जो भी प्रोडक्ट उसका बन रहा है, लेट्स से उसकी फैक्ट्री थी दिल्ली में, वो कलकत्ता मटेरियल ले आया, अपना जो भी प्रोडक्ट है उस लेके आया। अब यहाँ से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं कलकत्ता के, उसको डिलीवर कर दिया। फिर यहाँ से वो सिलीगुड़ी को भी डिलीवर करेगा, यहाँ से वो झारखंड में डिलीवर करेगा। समझ गया। तो वैसे करेगा। तो ये हब एंड स्पोक, ये हब एंड स्पोक बन जाता है। तो सर आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो किस लोकेशन में आ रहे हैं वहाँ पे? कलकत्ता में हमारे हैं पहले से। ओके, तो पांचला में है, रानीहाटी में है, ये सब बॉम्बे रोड पे, सदर्न साइड पे। ओके, नॉर्दर्न साइड अभी हमने किया नहीं कलकत्ता में। नॉर्दर्न साइड का वही है, वो लार्ज कैप बन गया वहाँ का। ओह अच्छा। हाँ, तो लार्ज कैप में फिर आप जाते नहीं है, राइट? हाँ, जाते नहीं। तो अभी आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें टेनेंट्स कौन है? उसमें रिलायंस है, अमेजोन है, VRL है, 3PLs काफी हैं, डैमरो है, ब्रांड चिप्स है, तो मल्टीपल हैं। मतलब अच्छे हाँ, MNCs हैं। हाँ, डाबर है, ITC है, काफी लोग। और अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी उसी के आसपास आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी उसी के आसपास है, क्योंकि वो पार्क फुल हो गया, तो फिर हमने एक पास में एक और पार्क किया, ऐसे करके वो आ रहा है। और इसका टिकट साइज क्या है? आप टिकट साइज मानिए वही है कि जो मतलब वेयर हाउस जोड़ के हम लोग 2 करोड़ रुपए मानते हैं। ओके, 1 करोड़ रुपए का लैंड, 1 करोड़ रुपए का। तो सर अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो कैन दे रीच आउट टू यू? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी टीम का डिटेल आपको भेज दूंगा जी, आप, तो हम डिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट डिटेल डाल देंगे, आप सीधा अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ग्रेट। तो ये सर हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे कंपनी सोचती है अराउंड वेयर हाउस प्लानिंग। अब सर माइक्रो लोकेशंस जो हैं, हमने अगर मेरे को आज कलकत्ता के अंदर 4 स्मॉल कैप हैं फॉर एग्जांपल, या दिल्ली के अंदर 4 स्मॉल कैप है, उसमें से सबसे अच्छा स्मॉल कैप कौन सा है, क्वालिटी या जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है ग्रोथ का, वो कैसे आइडेंटिफाई करूं? हाँ, अब ये अपने पकड़ते हैं कि कौन सा, जिस तरफ शहर बढ़ रहा है, जो टोल है, अब टोल में किस तरफ शहर बढ़ रहा है। जैसे 2 रोड इन्होंने निकाली, लेट्स से अपने दिल्ली में पकड़ते हैं, 2 रोड निकली। एक रोड निकली ओल्ड जयपुर हाईवे, और एक रोड अभी अपने सिर्फ जयपुर हाईवे का, और एक न्यू जयपुर है जी। तो अपने को पकड़ना चाहिए अब न्यू जयपुर हाईवे। ओल्ड जयपुर हाईवे आज से 10 साल पहले वही रेलेवेंस थी जो आज न्यू जयपुर हाईवे की होगी। अब न्यू जयपुर हाईवे का पूरा फुटफॉल, क्योंकि वहां पे पूरा जैम हो गया, मानेसर पूरा जैम हो गया, उसके आगे दारूहेड़ा सब जैम हो गया, राइट। तो अब ये पूरा फुटफॉल इधर जाएगा, क्योंकि जिसको भी वेयर हाउस रखना है उसको मानेसर से कोई मतलब नहीं है, उसको शहर की उस दूरी से मतलब है, राइट। तो मानेसर का जो प्राइस है, हाँ। वो धीरे धीरे सोना में पहले कम प्राइस मिलेगा, सोना को वो मानेसर पहुंचा देगा, फिर वो एक नए ऐसी लोकेशन खोजेगा। गॉट इट। क्योंकि कैप उनका 20 रुपए, 20 रुपए कि उनको 20 रुपए में ही रहना है। पर सर इसमें रिस्क नहीं होता? फॉर एग्जांपल आज मैं कोई ऐसी लोकेशन पकड़ लूं जो आज तो स्मॉल कैप है, पर 5-7 साल बाद वो लार्ज कैप हो गई, और अचानक से पता चला कि कोई नई ऐसी लोकेशन आई है जो ज्यादा कंपैटिबल है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, और पूरा उठ के सब बाहर चला गया। ऐसा कभी हुआ है कि कोई लोकेशन की लोकेशन डेजर्ट हो चुकी है? डेजर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये हुई है लोकेशन चेंज हो गई एकदम। अब सही बात बोली, जैसे मानेसर अब धीरे धीरे नॉन अफोर्डेबल हो गया, तो आप देखो मानेसर में बिल्डिंग आने लगी, ये वही जो आप बोल रहे थे। तो आपको एज एन इन्वेस्टर ये सोचना है कि हो सकता है 10-15 साल बाद ये इंडस्ट्रियल प्लॉट कन्वर्ट होके कमर्शियल रेजिडेंशियल कुछ बन और जाएगा। अपना मतलब एक और लॉटरी लग गई। गॉट इट। ठीक है, तो ये भी मैं समझ गया कि हमारे को किस तरह से सिलेक्ट करना है। अब सर मुश्किल बात ये है कि चलो 2 करोड़ है मेरे पास, मैंने प्लॉट भी ले लिया, बैंक ने भी सपोर्ट कर दिया, बिल्डिंग तैयार हो गई, अब टेनेंट कैसे ढूंढना चाहिए मेरे को? अच्छा टेनेंट कैसे मिलेगा, राइट टेनेंट कैसे मिलेगा? अब इसके भी 2 पहलू हैं। एक है लोकल ब्रोकर्स, तो जब आपकी बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है ना, तभी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। गॉट इट। वो खुद की अपनी रील बनाएंगे, खुद का अपना डिटेल बनाएंगे, वो अपने हिसाब से कोशिश करेंगे, आपसे एक मैंडेट भी ले लें कि सर मैं ही लगाऊंगा। और एक है आईपीसीज। IPCs का फुल फॉर्म क्या है? आईपीसीज हुए इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, ये बड़ी फर्म है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है जी। तो इनके पास भी मैंडेट आता है। तो जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं उनके पास मैंडेट रहता है वेयर हाउस वालों से, गॉट इट। और आईपीसीज के पास रहता है कंपनियों से। ओह, ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। गॉट इट। तो बहुत इजी ट्रांसपेरेंट है। जैसे अगर अमेजोन को चाहिए तो अमेजोन जेएलएल को बोलेगा या सीबीआरई को बोलेगा मुझे इस लोकेशन पे वेयर हाउस चाहिए, वो अपने नीचे जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं जो लोकल, उनको बोलेगा कि कौन सा बन रहा है, क्योंकि वो मालूम है खाली तो मिलना ही नहीं है,
उनकी रिक्वायरमेंट होगी, लेट से अभी अपने बात करेंगे तो बोलेंगे 2026 नवंबर जो दिवाली सेल आएगी उसमें मेरे को 5 लाख फुट चाहिए। ओह अच्छा। तो वो ये बताएंगे कि अभी किसका ऐसा है जो फाउंडेशन स्टेज से ऊपर जा चुका है। तो उनकी प्री प्लानिंग चल रही है। हाँ, तो वो बोलेंगे इसका फाउंडेशन से ऊपर ये जा चुका है। हाँ। तब वो लोग डील साइन करेंगे। लेट से अगर कोई फाउंडेशन से ऊपर जा चुका है तो वो मार्च अप्रैल तक में ड्यू डिलिजेंस करके डील साइन करेंगे। फिर वो आपके साथ लग जाएंगे डे टू डे कि सर मुझे दिवाली सेल से पहले दे देना मेरा। हाँ, फिर आपके पीछे हाँ, पड़ेंगे। हाँ, पर सर इसमें मुझे एक बात बताइए, हाउ वुड आई नो कि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी कैसे है? कोई इसके प्रेसिडेंट सेट है, रूल सेट है, कॉन्ट्रैक्टर सेट है? इसके जितने भी जैसे ये पीईबी में बनता है, ओके। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग होती है स्टील की। इसके मल्टीपल फैब्रिकेटर्स हैं, वर्ल्ड वाइड रिनाउंड बड़े फैब्रिकेटर्स। पर क्या स्पेक्स रखनी है, क्या मेरे टेनेंट को चाहिए, उसका कोई एक क्लास बना हुआ है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ओके। तो अब मैं जो पहले आपको बताया था, ए क्लास में ही जाना है, बी और सी तो छोड़ ही सी देते हैं, जाना छोड़ है। देते ए क्लास का एक प्रेसिडेंट बना हुआ है, हैं। यही करना पड़ेगा। गॉट इट। इससे ऊपर भी नहीं चलेगा, इससे नीचे भी नहीं चलेगा, यही करना पड़ेगा। उसका एक प्राइसिंग फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। 5-10% शहर टू शहर, कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर का डिफरेंस है। गॉट That's it. गॉट। अच्छा सर, वेयर हाउसिंग में बहुत सारे आजकल अलग तरह के वेयर हाउस हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज एक तरह का वैल्यू एडेड वेयर हाउस हो गया। तो ऐसे क्या क्या तरीके के वेयर हाउसेज हैं जो वैल्यू एडेड वेयर हाउसेज हैं कि बेसिक से प्लस है, और क्या उनकी जो रेंटल्स हैं वो आरओआई को, इन्वेस्टमेंट्स को जस्टिफाई करती हैं? जो भी वेयर हाउस में एड ऑन्स है, हाँ। ये अपने बोलते हैं एड ऑन्स। जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया जी। तो वेयर हाउस में एक एड ऑन हो गया। हाँ। या कोई और ऐसा काम कर रहा है, जैसे किसी ने रैकिंग भी कर दी, या कोई 3PL में से 1PL का काम कर रहा है कि वो पूरे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी संभाल दिया। अच्छा। तो ऐसे भी लोग, 3PL को थोड़ा और डिटेल करें। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। जी। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हो गया, किसी भी जगह से मटेरियल उठा के लास्ट माइल तक डिलीवर करना। समझ गए। ये पूरा काम, जैसे शिप रॉकेट हो गए, शिप रॉकेट हो गए, ये पूरा काम को डिलीवरी हो गई, ये पूरा काम खुद करते हैं। आपने इनको दे दिया कि ये प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाना है, ये कैसे वेयर हाउस में रखेंगे, कैसे पहुंचाएंगे, मेरे घर से उठाएंगे, मेरे वहाँ डेस्टिनेशन पे दे देंगे। इसमें अब 3PL हो गया तो मैं तीनों साइड वो देख लिए, हाँ। स्टोरेज भी देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया और डिलीवरी भी देख ली, लास्ट माइल डिलीवरी भी देख Got ली। इसमें एक पार्ट है स्टोरेज। Okay. तो बहुत लोग स्टोरेज वाला पार्ट खुद भी लेते हैं, अगर उनके पास वेयर हाउस है। उनको लगता है अगर थोड़ा टाइम है आपके पास तो आप एक मैनेजमेंट टीम लगा के आप स्टोरेज वाला पार्ट खुद कर लो। ट्रू। तो वो आपसे पर बैग, पर पीस, पर उस पर रेट ले लेंगे, जो अपने रेंटल इनकम से भी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा। ओह अच्छा, तो वैल्यू ऐड करने में फायदा मिलेगा। ओके, सो 3PL हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, और कोल्ड स्टोरेज में सर वैल्यू मिलती है उतनी? कोल्ड स्टोरेज में भी अच्छी वैल्यू मिलती है, बट कोल्ड स्टोरेज के साथ ये है कि हमेशा ये सोच के रखना पड़ता है कि अपने पास कौन से प्रोडक्ट का किस सीजन में क्या टाइम है। कि कोल्ड स्टोरेज वाले एक तो हैं जो परमानेंट लेते हैं, वो उतना अच्छा रेंट नहीं देते हैं, बट एक है पर पीस पर बैग के हिसाब से, उसमें काफी अच्छा रेंट, बहुत अच्छा रेंट मिलता है। गॉट इट, गॉट। तो बेसिकली ये वैसे ही हो गया कि आपने एक बिल्डिंग या तो किराए पे दे दी, या खुद ही उसको इंटीरियर करके उसको मैनेज कर रहे हैं। तो सर जैसे आप एक प्राइवेट प्लेयर हैं, और कौन से प्राइवेट प्लेयर्स और किस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं आज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में? देखिए, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स तो छोटे से छोटे भी हैं। अगर आप पकड़ें तो किसी शहर में एक छोटा आदमी है, अपना एक वेयर हाउस बना रखा है, और इसमें मल्टीनेशनल भी है। ओके। ब्रुकफील्ड है, इंडोस्पेस है, सेंडास है, जिनके मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट हर शहर में। जैसे इन्होंने 10 शहर तो बना ही रखे हैं जो इंडिया के टॉप 10 सिटीज हैं, जिसमें अपने मानते हैं गुड़गांव, नोएडा, बॉम्बे, पूना, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन सब में तो इनके हैं ही। राइट। और इनके सारे वेयर हाउस कंप्लीटली पैक्ड हैं, और इनको आज भी अगर आपको कोई लैंड इनको मिलती है अपने प्रॉपर्टी में तो ये बायर है ऑन स्पॉट। एक वेयर हाउस, इंडोस्पेस का एक वेयर हाउस है पूना में 300 एकड़ का। 300 एकड़ का एक पार्क है इंडोस्पेस का। और ऐसे सारे ये 10-12 बड़ी फर्म्स है जो वर्ल्ड की फंड हाउसेज हम लोग इनको बोलते हैं। इनके पूना में वैसे कम से कम मतलब 1000 एकड़ से ऊपर का पार्क है। वाह वाह। तो मतलब डिमांड तो एनॉर्मस। और इंडियन ब्रांड्स में? इंडियन ब्रांड्स में वेल्सपन है जो बड़ा मल्टी फंड हाउस है, और प्रगति है। तो 3-4 वैसे हैं जो इंडियन में भी बड़े फंड हाउस है। अब इसके बाद आते हैं अपने जो जनरल हर शहर के जो भी पैसे वाले लोग हैं उनका वेयर हाउस जो है। ओके। कि आप देखोगे जो भी पैसे वाले हैं उनका बेसिकली उनको रेंट, पैसिव इनकम। हाँ, पैसिव इनकम और स्टेबल इनकम। और दूसरी बात है एप्रिसिएशन, क्योंकि जो बड़ा आदमी है ना उसको सिर्फ आरओआई नहीं चाहिए, उसको ये भी चाहिए कि मैंने इतने साल रखा तो कम से कम कुछ एक गुना हो जाए। हाँ, एक गुना भी मिल जाए। तो आप देखोगे जितने भी शहर में पैसे वाले हैं ना उनका एक वेयर हाउस जोर है। जी जी। वो एक वेयर हाउस जोर रखते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल टाइम्स पैसा भी बढ़ता है और आरओआई तो है ही। राइट राइट। प्लस एक लिवरेज का बहुत बड़ा फायदा है। हाँ। लेट से कल उनको कोई प्रोजेक्ट लेना है, उनका एक वेयर हाउस है 10 करोड़ का। हाँ। उन्होंने रख रखा है, उससे पैसिव इनकम आ रही है, कोई सोचना नहीं है। अब कल उनको एक प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए तुरंत चाहिए, गए तुरंत एलआरडी लिया, 10 करोड़ रुपए लगाया, उसका ब्याज तो रेंट वाला भर रहा है, रेंट से आ जाएगा। जी जी। और वो कर लिया। फिर जैसे ही उनका पैसा खाली हुआ
दोबारा रख दिया, फिर रेंटल इनकम। तो इससे क्या हुई कि उनका जो कैपिटल है बेसिकली वो ब्लॉक नहीं हुआ। हाँ, बेसिकली आपको लेवरेज इक्विटी मिल गई। Leveraged equity। हाँ, कि आपने लेवरेज हाँ। लेके नया नया धंधा करना चालू कर दिया। जैसे लोग गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेते हैं, पर गोल्ड में आपको वो नहीं मिल रहा होता, हाँ, पैसिव इनकम नहीं है, passive पैसिव इनकम नहीं होती है जी। प्लस एक गोल्ड में या सिल्वर में अपने पकड़े तो एक रिस्क रहता है ना। मैं आज जैसे सिल्वर 3 लाख है, हाँ अब कोई तो खरीद रहा है लेकिन कोई बेच भी रहा है, जी जी, तो अपने को नहीं मालूम है इसमें अभी घुसना है कि निकलना है। ट्रू। बट लैंड में अपने को मालूम है ये प्राइस पे ये लैंड अगर अपने को ये आरओए बैठती है तो हमेशा घुसना है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई सोचने की। यहाँ क्योंकि आपको आपके पास इनकम भी है इवेलुएट करने के लिए। इसका एक एग्जांपल अगर अपन पकड़े तो आज से 10 साल पहले एक रिलायंस एमिटी पार्क है झज्जर में, ओके, इसको अगर अपने पकड़े तो ये पार्क उन्होंने 1000 एकड़ से शुरू किया था। रिलायंस ने रिलायंस ने 1000 एकड़ से, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क है जो उन्होंने 1000 एकड़ से शुरू किया था। आज वो 8200 एकड़ का पार्क है, 8200 एकर्स का पार्क है रिलायंस का, और पिछले 1.5 साल से सेल बंद है, उनके पास प्लॉट ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं क्या मैसिव काम हो सकता है। जिन्होंने रिलायंस में पैसे कमाए कितने गुने कमाए होंगे और क्या काम हुआ होगा। ब्यूटीफुल। मतलब अगर हम देखें तो फ्रॉम ऑल मैक्रो एंगल्स आल्सो कि आपका वेयरहाउस का जो बिजनेस है वो काफी अभी अप टर्फ पे है। डिमांड हमें एक बड़ी कंट्री बनने के लिए अभी बहुत दूर जाना है, तो मतलब बहुत सामान चाहिए। पर आपको नहीं लगता सर कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी है नहीं जितना, क्योंकि देखिए चाइना से हम कंपेयर तो कर रहे हैं, पर हम सब जानते हैं चाइना किस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। देखिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम लोग पकड़े इंडिया में क्यों कम है, तो दो बात है। एक तो है कि जो आदमी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो अपने प्रोडक्ट में इतनी स्पेशलाइजेशन ला चुका है कि उससे compete करने के लिए कोई नया आदमी उसमें जाता नहीं। ओके, एक तो ये बेसिक प्रॉब्लम हो गया कि आज मान लीजिए लेट से अपने मानते हैं कि आज कोई बिस्किट बना रहा है तो 5 कंपनी है इंडिया की जो बिस्किट मार्केट को डोमिनेट कर रही है जी। अब नए के लिए जगह ही नहीं है। वो पांचों ने हर स्टेट में हर शहर में फैक्ट्री लगा दी और वो इस प्राइस पे बिस्किट बेच रहे हैं कि अपने पास जगह नहीं। अफोर्डेबिलिटी है। अब इंडिया में जो सेकंड प्लेयर है जिन्होंने इंडस्ट्री में अभी है नहीं या उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली, तो वो प्रोडक्ट को इंडिया में लाने के लिए टेक्नोलॉजी या कोई चाहिए, तो वो उनको सोचना है कि या तो मैं चाइना से लाऊं या मैं यूरोप से लाऊं। तो जो आदमी बाहर जाके ये टेक्नोलॉजी ला सकता, तो इंडिया में एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी फैक्ट्री आप जो ऐसे जर्मनी से उठा के ले आओ, चाइना से उठा के ले आओ, जो प्रोडक्ट हम इंडिया चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी फैक्ट्री लगा सकते हैं। अब इंडिया में आदमी डरता क्यों फैक्ट्री लगाने से? वो पहले सोचता है फैक्ट्री लगाने के पहले जमीन लो, साल भर तो जमीन लेने का प्रोसेस, फिर जमीन लूंगा पता नहीं उस पर लोन होगा कि नहीं होगा मेरे को फैक्ट्री लगाने के लिए, फिर मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो मेरे को 2 साल लगेगा फैक्ट्री लगाने में, 1 साल लगेगा मेरे को जमीन लेने में, और कम से कम 1 साल मेरा क्लियरेंस है। तो ये पूरा प्रोसेस 4-5 साल का हो गया, तब तक तो हो सकता है मार्केट की अपॉर्चुनिटी चली जाए। अगर कोई इंडस्ट्रियल पार्क नहीं लेता है तो आज उसको जमीन मिल गई, और जमीन मिली साथ साथ वो मालूम है कि लोन वाली जमीन है, राइट, तो लोन मिल गया, और वो उसको मालूम है ये प्रोडक्ट मुझे बनाना है, तो वो उसका टर्न अराउंड टाइम 1 साल से 1.5 साल है। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो अभी नहीं बन रहा है और 1 साल 1.5 साल में उसको लगता है कि मार्केट का अच्छा है, तो कम से कम 3 साल में वो अपने पैसे तो खाली कर ही लेगा। राइट राइट। और फिर वो एडवांटेज हो जाएगा उसको, कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो उसको बीट कर दे। सर एक पॉइंट होगा कि हम आरओआई की बात कर रहे हैं, और आरओआई तभी आएगा जब मेरी जगह रेंट पे चलती रहेगी। एक बार तो चढ़ जाएगी, पर ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये टेनेंट छोड़ के जा सकता है, नहीं जा सकता। तो एक वेयरहाउस को जब आप रेंट पे चढ़ाते हो तो किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या रिस्क होते हैं? देखिए जनरली जो भी वेयरहाउस लेते हैं ना, 2 तरह के लोग हैं। एक है जो लार्ज कंपनी, बड़ी कंपनियां, तो बड़ी कंपनियां अपने से रेंट पे लेती हैं जनरली 9 ईयर्स, 9 to 30 ईयर्स का उनका टेन्योर है। 30 ईयर्स, 9 to 30 ईयर्स, बट लॉक इन नहीं है। ओके, अपने मानते हैं उसमें लॉक इन नहीं है, लेकिन वो लेती है 9 to 30 ईयर्स, क्योंकि उनको मालूम है कि जो वेयरहाउस का स्पेस है अगर ये छोड़ दिया तो दोबारा उनको मिलेगा नहीं, मिलना, हाँ, क्योंकि थोड़ा वेयरहाउस का कंस्ट्रेंट रहता है। हाँ, आज 5 लाख वर्टिकल, हाँ वर्टिकल नहीं है, 5 लाख फुट का वेयरहाउस है, तो फिर उतना लैंड को इकट्ठा करेगा, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो वेयरहाउस खड़ी करेगा, फिर उसको जाना पड़ेगा, तो वो पहले से ब्लॉक करके रखता है। हमारे यहाँ रानीहाटी में हमारा एक पार्क है, उसमें अमेजोन था, अमेजोन 2 साल रहा और 9 साल का लीज था। संजोग से अमेजोन को ने नोटिस दे दी, क्योंकि वो अमेजोन के साथ एक 2 साल का लॉक इन था। फिर 2 साल का लॉक इन है, 2 साल लॉक इन तो जनरली वो लोग ऐसा बोलते हैं 3 साल का लॉक इन है, ओके, बट हम कभी कंपेल करते ही नहीं। ओके, हम कभी कंपेल नहीं करते कंपनी को, कंपनी कमाएगी तो हमें दे के जाएगी, नहीं कमाएगी तो हमारा कोई कंपल्सन है नहीं, हम बोलते हैं ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं, हम एग्रीमेंट में जाते ही नहीं है। जिस दिन उन्होंने नोटिस दी, वेरी नेक्स्ट डे रिलायंस ने हमको एक एलओआई दे दिया कि हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि मार्केट नहीं गया, खाली कंपनी चेंज हुई। जो माल आज अमेजोन बेच रहा है कल वो रिलायंस बेच रहा है, परसों फ्लिपकार्ट बेचेगा, कोई ना कोई बेचेगा, लेकिन वो मार्केट नहीं जाने वाला। समझ गया। तो सम पार्टी विल बी देयर टू ऑक्यूपाई। अच्छा सर एक चीज बताइए कि अगर मैं वेयरहाउस होल्डर हूं तो हु इज माय मोस्ट आइडियल क्लाइंट?
मतलब एक तो जैसे आपने अभी थोड़ा बताया कि ये तो अचानक से चले गए भाई, हाँ। तो चलो ये तो रिलायंस आ गया, बट बाय चांस नहीं आया, कुछ हो गया, तो उस दैट क्लाइंट जिसमें आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहती है कि रहेगा यार 9-10 साल तो रहेगा। जिस भी कंपनी के मेरा हमेशा मानना रहता है कि जिस भी कंपनी का अपने प्रोडक्ट में या अपने सर्विस में एक्सपर्टीज है, हमेशा उसको लगाना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट्स से डिस्ट्रीब्यूशन में अमेजोन की एक्सपर्टीज है, हाँ। रिलायंस की एक्सपर्टीज है सस्ता माल बेचना। तो अगर वो ऐसा कोई प्रोडक्ट जैसे कैंपा लेके आए, हाँ, तो मुझे मालूम है अब कैंपा को वेयर हाउस चाहिए, तो आंख बंद कर देते तो 2 रुपए सस्ता दे दो, समझ गया। क्योंकि वो जीवन में कैंपा छोड़ने वाला नहीं है। कैंपा का जो माइंडसेट है उसको, मेरे यहाँ अगर वो एक पार्क में एक वेयर हाउस लिया है तो अपना ये सोचना रहता है कि पिछले अगले 2-3 साल में वो 5 वेयर हाउस करने और वाला ले है। लेगा। तो जो प्रोडक्ट में कंपनी की एक्सपर्टीज है, सेम ऐसा शहर में लोकल भी होता है। लेट से कोई एक है जो जेसीबी का स्पेयर पार्ट बेचता है, शहर में जेसीबी को किसी का स्पेयर पार्ट चाहिए, लोग उसी के पास जाते हैं। अच्छा, लोकल दादा। हाँ, लोकल दादा अपने को मालूम, मान लो ये अर्थ मूवर से इनके यहाँ जाते हैं। हाँ, अगर वो वेयर हाउस लेना है, आग बंद करके दे दो, समझ गया। क्योंकि वो हर साल या तो वेयर हाउस बढ़ाने में लगेगा या आपसे बोलता रहेगा भाई मेरे को बेच दे। ट्रू, ट्रू। मतलब जिसका बिजनेस वहां पे कैप्चर्ड है, जिसकी हाँ, एक्सपर्टीज बहुत expertise, स्ट्रांग। ग्रेट सर, हमने बहुत सारी आपसे बातें करी। एक ऐसा बड़ा चैलेंज जो आपको लगता है कि वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में अगले 3 साल में आएगा, जो इंडिया को इंडिया लेवल पे हम सॉल्व करना चाहिए। इंडिया लेवल पे देखिए, जो बेसिक अभी भी आज हमारा जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम हमारे लिए है जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है। आज हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते हैं या हम उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट। आज पूरे वर्ल्ड में लॉजिस्टिक कॉस्ट जनरली लोग मानते हैं 7 से 8% रहेगा प्रोडक्ट का, जो कि इंडिया में है 12%। 50% 50% ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कोई प्रोडक्ट जहां हम लोग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में चाइना से हैं, जहां वो क्वालिटी भी कम करके प्राइस कम कर देते हैं। इंडिया बेसिकली एक अच्छी बात है, क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हम क्वालिटी कंप्रोमाइज करते नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो, हमारे पास यही है, हम अपने कॉस्ट को कम करें। तो हमारे कॉस्ट कैसे कम होंगे? अगर हम अच्छे ट्रांसपोर्टेशन यूज करें या हमारा जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है कम करें। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कैसे होगा? हम बल्क में करें, बड़ा वेयर हाउस रखें और पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी सिस्टम रखें, तो हमारा ये कम होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गैप है जो ये है। अगर हम इसको नहीं कम्पीट कर पाए तो ये फिर नेगेटिव काम कर सकता है, बट हमें ये मतलब सॉल्व करना चाहिए, जिसका मुझे लगता है पीएम गति शक्ति करके एक पीएम के एक इनिशिएटिव है जिसमें ये इसको पूरा चेंज करा, भारतमाला बनाया, राइट। और दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे बनाया। ये बेसिक टारगेट इनका यही है कि दिल्ली का प्रोडक्ट है, 12 घंटे में बॉम्बे नवा शेवा पहुंच जाए, नवा शेवा तक जा रहा है ये जी। 12 घंटे में नवा शेवा पहुंच जाए, सबसे लोएस्ट टाइम में ये पोर्ट पे कंटेनर लोड हो जाए और शिप निकल जाए। अगर ये हो जाता है तो आज ये समझिए हम शंघाई में बैठे, जितना टाइम शंघाई से मटेरियल निकलने में लगता है उतना टाइम आज दिल्ली से निकलने में होगा। वाओ, वाओ। तो बेसिकली आपको लगता है लॉजिस्टिक्स अच्छे से हो जाएगी तो वेयर हाउसिंग अपने आप ही चल पड़ेगी। पर सर, आपको नहीं लगता इंडिया में एक प्रचलन है कि जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा तो भाव बहुत, लैंड प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो कौन सा वो पॉइंट है जहां पे जाके लैंड अनवायबल हो जाती है? देखिए, अगर लॉजिस्टिक पार्ट से समझे तो मेरे हिसाब से 3 करोड़ रुपए एकड़ एक ऐसा प्राइस है आज के दिन जिसपे लॉजिस्टिक मतलब अगले 10 साल 20 साल 25 साल तक आराम से चलेगी। लेकिन 3 करोड़ रुपए से ऊपर जैसे ही होता है वैसे ही टेनेंट या कोई खुद की भी फैक्ट्री लगा रहा है या अपना खुद का भी बिजनेस करेंगे तो अपने को थोड़ा सा अनवाइबल लगने लगता है। बट सर, ऐसी बहुत कम लोकेशंस रह गई होंगी फिर। हाँ, कम लोकेशन से, तो हमेशा अपने को ये सोचना चाहिए कौन सी नई रूट, अगला स्मॉल कैप। अगला स्मॉल कैप। हाँ, तो यानी कौन सी अगली रोड डेवलप हो रही है उसी के हिसाब से। जैसे अब अपने दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सोना रोड जो नए वाले एक्सप्रेसवे है वो है, जो आउटर, हाँ केएमपी है, पूरा केएमपी अपने मान लें। हाँ, पूरा दिल्ली का जो आउटर का भी आउटर रिंग रोड हो गया। राइट, राइट। उसको मान लें, वो पूरा इलाका आज के दिन स्मॉल कैप है। राइट। वहाँ जितने भी वेयर हाउस लगे वो दिल्ली से 1 घंटे दूर है और सर्कुलर है। तो और उसका एक खासियत है कि अगर किसी को दिल्ली में प्रोडक्ट चाहिए, चाहे नोएडा में चाहिए, चाहे फरीदाबाद चाहिए, चाहे गुड़गांव चाहिए, हाँ, सब जगह वो 1 घंटे में 4 जगह पहुंच जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये एक एरिया है। वैसे कलकत्ता में है, वैसे ही हैदराबाद में, हर जगह ऐसी ऐसी जगह है जो, क्योंकि हमारे यहाँ रोड के नेटवर्क अच्छे से बन रहे हैं, तो ऐसा एक कोई लोकेशन क्रिएट हो जाता है कि 3 करोड़ रुपए एकड़ में डेवलप्ड लैंड अवेलेबल हो जाता है। तो सर, हमने आपसे बहुत चर्चा करी, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग रही, एंड आई थिंक फॉर पीपल हु आर लुकिंग एट, जिनके पास थोड़ा कैपिटल अवेलेबल है और डुअल लेवल कंपाउंडिंग देख रहे हैं कि आरओआई भी बनती रहे, कैश फ्लो भी आता रहे और उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रोथ भी हो, तो आई थिंक दिस लुक्स एज अ वेरी गुड एसेट क्लास। मैं इसको 2000 जब मैं रियल एस्टेट में था मैं ट्रैक करता था, और आई थिंक तब से लेकर आज तक इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। और आपने जो नाम बताया बड़े बड़े, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में, आपने बहुत हेल्प किया इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। तो गाइस अगर आप यहां तक आ गए हैं यानी आपने इस एपिसोड को कंप्लीट डिटेल में देखा है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी टॉप लर्निंग्स क्या रही हैं इस एपिसोड से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके पास आलोक जी के लिए और भी प्रश्न हैं और भी क्वेश्चंस हैं तो उनको भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उनको वापस लाने की। और किस गेस्ट को लाऊं, किस मुद्दे पे बात करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 8 से 10 दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इस यूनिक अपॉर्चुनिटी के बारे में और यूनिक एसेट क्लास के बारे में पता चले जिससे पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।